Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। स्टूडेंट्स मैकेनिज्म का मतलब होता है तरीका कार। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। ट्रांसलोकेशन का मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि प्लांट के अंदर फूड को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। स्टूडेंट्स मैंने आपको गुज़िश्ता 3 लेक्चर्स के अंदर जो है वो वेस्कुलर बंडल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो 12 मरतबा दिया है। मैंने आपको बताया है कि प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो हैं ये 2 तरह के हैं। एक को हम कहते हैं जाइलम और एक को हम कहते हैं फ्लोएम। जाइलम जो है स्टूडेंट्स ये प्लांट के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जो फ्लोएम है स्टूडेंट्स ये प्लांट के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर फ्लोएम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। मैं उसकी थोड़ी सी जो है वो रिवीजन आपको करवा देता हूं ताकि आज के इस लेक्चर को समझने में आपको आसानी हो। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स फ्लोएम जो है ये एक ऐसा वेस्कुलर टिश्यू है जो कि प्लांट के अंदर जो मेजोरिटी जो है वो फूड के ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी फ्लोएम के जरिए जो है वो मूव करते हैं। लेकिन तकरीबन 90% जो है जो फूड है वही फ्लोएम के जरिए जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम के अंदर स्टूडेंट्स 4 तरह के सेल्स होते हैं: sieve tube elements, companion cells, phloem fibers एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इन सब की डिटेल्स जो है वो हम पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। मैं आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि फ्लोएम फाइबर्स जो हैं स्टूडेंट्स ये डेड सेल्स हैं मेच्योरिटी के ऊपर, जबकि बाकी जो तीनों हैं ये लिविंग होते हैं। और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के हवाले से आपने याद रखना है कि ये लिविंग सेल्स हैं, अलबत्ता इनके अंदर कोई न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी समझाए थे। अब स्टूडेंट्स आए, अब हम जो है वो बुक की जो डिटेल्स लिखी हुई हैं इनको हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले वो वही बात बताते हैं जो मैंने आपको बता दी है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स इन प्लांट्स। अब बच्चों यहाँ पे फूड के लिए वो लफ्ज़ शुगर्स इस्तेमाल करते हैं। शुगर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स? शुगर्स जो है वो हम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? शुगर्स जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है वो पढ़ लिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि प्लांट के अंदर जो खुराक तैयार होती है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए होती है। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज एक शुगर है ना, तो असल में जो प्लांट की फूड है वो शुगर्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फूड के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है शुगर्स। तो वो कहता है कि प्लांट्स के अंदर शुगर्स की ट्रांसपोर्ट के लिए या फूड की जो ट्रांसपोर्ट है टेक्स प्लेस ही होती है थ्रू फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू के जरिए जो है ये होती है। अब स्टूडेंट्स जब शुरू में साइंटिस्ट ने गौर करना शुरू किया कि आखिर वो कौन सा तरीक़ेकार है जिनसे जो फूड है वो प्लांट के अंदर मूव करती है, तो स्टूडेंट्स कई तरह के जो है वो ख्यालात सामने आए। अब उन ख्यालात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक जो ख्यालात का मजमुआ था उसको एक्टिव थ्योरीज का नाम दिया गया, और एक जो ख्यालात का मजमुआ था उनको पैसिव थ्योरीज का नाम दिया गया। अब स्टूडेंट्स वो तमाम ख्यालात साइंसदानों के जो कि फूड के मुंतकिल होने को इस तरह से वजाहत करते थे कि उसमें एटीपी का इस्तेमाल होता था, एनर्जी का इस्तेमाल होता था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में एनर्जी का इस्तेमाल होता था, उनको एक्टिव थ्योरीज का नाम दिया गया। जबकि वो तमाम ख्यालात जिनमें किसी किस्म की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता था उनको पैसिव थ्योरीज का नाम दिया गया। फिर स्टूडेंट्स से बाद में रिसर्च हुई तो पता चला कि जो एक्टिव थ्योरीज हैं उनकी जो दुरुस्तगी है वो इतनी नहीं है जितनी कि इन पैसिव थ्योरीज की जो है वो दुरुस्तगी है। तो ये जो पैसिव थ्योरीज हैं ये ज्यादा एक्यूरेट हैं, ये ज्यादा दुरुस्त हैं और ये ज्यादा सही हैं। अब स्टूडेंट्स इन पैसिव थ्योरीज के अंदर भी जो है वो कई तरह के कॉन्सेप्ट्स थे। अब इनमें जो 2 मशहूर कॉन्सेप्ट थे वो आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं कि जो पैसिव थ्योरीज है फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बच्चों वो 2 हैं। 2 आपकी बुक के अंदर इसके कॉन्सेप्ट्स गिवन है। एक है डिफ्यूजन, एक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन। और एक को हम कहते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? प्रेशर फ्लो थ्योरी। अब स्टूडेंट्स आए हम इसको देखते हैं। डिफ्यूजन जो है स्टूडेंट्स ये आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी पढ़ा।
डिफ्यूजन से मुराद क्या है स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन से मुराद है कि मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद मूव करना बगैर किसी एनर्जी को इस्तेमाल किए, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स प्लांट के अंदर जो है वो फूड की डिफ्यूजन होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि फूड जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, फूड की डिफ्यूजन होती है। लेकिन लेकिन ये डिफ्यूजन जो है बच्चों ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और ये इतना स्लो प्रोसेस है कि इसकी वजह से फूड का जो मेजर कंपोनेंट है उसकी फ्लोएम के जरिए ट्रांसपोर्ट मुमकिन नहीं है। अब बच्चों यही आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, देखें वो कहते हैं डिफ्यूजन इज फॉर टू स्लो टू अकाउंट। अब बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है वो ग्रामर के हवाले से एक चीज भी समझा देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि जब भी टी डबल ओ टू के बाद एडजेक्टिव आए, उसके बाद फिर टी ओ टू आए और उसके बाद वर्ब आए, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए जो है वो इंग्लिश का ग्रामर का एक पोर्शन भी जो है मैं आपको लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। तो जब भी स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि टी डबल ओ टू आए और उसके बाद एक एडजेक्टिव आए, उसके बाद फिर टी ओ टू का इस्तेमाल हो और उसके बाद वर्ब हो, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है कि कोई चीज इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ही इज टू बिजी टू वर्क। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि वो इतना मसरूफ है कि वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर टू के बाद एडजेक्टिव आए, उसके बाद फिर टू आए और उसके बाद वर्ब आए, तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से कोई काम नहीं हो सकता, जैसे कि वो इतना मसरूफ है कि वो काम नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका मतलब क्या बनेगा? डिफ्यूजन इज फॉर टू स्लो, डिफ्यूजन इतना सुस्त अमल है टू अकाउंट कि वो जिम्मेदार नहीं हो सकता। किसके लिए? फॉर द वेलोसिटीज ऑफ शुगर मूवमेंट इन फ्लोइम। वेलोसिटी बच्चों क्या किसे कहते हैं? वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये असल में स्पीड को ही कहते हैं, लेकिन स्पीड के साथ एक डायरेक्शन का जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो डिफ्यूजन है वो इतना सुस्त अमल है कि ये फ्लोएम के अंदर जो शुगर मूवमेंट है, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की जो वेलोसिटी है वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। अब बच्चों आगे बताता है विच ऑन द एवरेज। अब ये बच्चों जो असल में फ्लोएम के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो बता रहा है विच ऑन द एवरेज, जो कि एवरेज कितनी है? 1 मीटर पर आवर। मतलब असल में जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोएम के अंदर 1 घंटे में 1 मीटर का फासला जो है वो तय करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप डिफ्यूजन को देखें तो ये जो डिफ्यूजन है बच्चों ये किस रेट पे होती है? रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो 1 मीटर पर 8 ईयर्स। 8 सालों में डिफ्यूजन की वजह से जो खुराक है वो 1 मीटर मूव करेगी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफ्यूजन जो है इसमें कोई शक नहीं है कि डिफ्यूजन होती है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि जो रियल जो शुगर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है ना ये उसके लिए अकाउंटेबल नहीं हो सकती, उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजन के अलावा कोई और मैकेनिज्म है, कोई और तरीकाकार है जिसकी वजह से जो फूड है वो फ्लोएम के अंदर मूव करती है, और वो तरीकाकार इतना मजबूत है कि वो 1 मीटर जो है वो 1 घंटे के अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स को मूव करवा देता है। अब स्टूडेंट्स वो तरीकाकार क्या है? आए स्टूडेंट्स अब हम बाकायदा इस तरीकाकार को जो है वो स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स इस तरीकाकार का नाम है प्रेशर फ्लो थ्योरी। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? प्रेशर फ्लो थ्योरी। अब ये डायग्राम स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर जो है वो मेंशन है, दी हुई है। आप लोगों ने इस डायग्राम को जो है वो बनाना भी है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आप पेपर के अंदर जो है वो इस अगर लॉन्ग क्वेश्चन याद आता है तो आप इस डायग्राम को बना के ज्यादा अच्छे नंबर ले सकें। स्टूडेंट्स मैंने इस डायग्राम को जो है वो हाई क्वालिटी के अंदर इन्हांस किया हुआ है ताकि आप लोगों को चीजों की जो है वो बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो डायग्राम थोड़ी सी ब्लर नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए डायग्राम को मैंने जो है वो बहुत ज्यादा इन्हांस कर दिया है ताकि आप इसको बेहतर अंदाज से समझ सकें। अब स्टूडेंट्स ये आपको जो है वो लीफ नजर आ रहा है, पत्ते के अंदर आपको पता है कि मेसोफिल सेल्स होते हैं, और मेसोफिल सेल्स जो हैं वो ऐसे सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने की सलाहियत रखते हैं। अब स्टूडेंट्स इन मेसोफिल सेल्स के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है, सूरज की रोशनी में खुराक तैयार होती है, और वो जो खुराक है स्टूडेंट्स वो किस शक्ल के अंदर है? ग्लूकोज के अंदर जो है वो तैयार होती है। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि जब ग्लूकोज की शक्ल में खुराक तैयार हो जाती है, अब वो जो ग्लूकोज है ना स्टूडेंट्स उसको फ्लोएम के जरिए मुंतकिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एक रिएक्टिव शुगर है। ग्लूकोज को अगर मुंतकिल किया जाएगा तो वो रास्ते में दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर सकती है। इसीलिए ये लाजिम है कि ग्लूकोज को किसी ऐसी शक्ल के अंदर मुंतकिल किया जाए जो कि नॉन रिएक्टिव हो, जो कि रिएक्ट ना करे। तो इस मकसद के लिए प्लांट क्या करता है स्टूडेंट्स? प्लांट जो है
वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है सक्रोज के अंदर। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, सक्रोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है। ये हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था। सक्रोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये जो सक्रोज है ना स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये जो आपको स्टूडेंट्स ये जो रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? ये सक्रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं ये सक्रोज हैं। अब स्टूडेंट जब सक्रोज बन जाती है तो फिर उस सक्रोज को लीफ के जरिए आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके अंदर? कंपेनियन सेल्स के अंदर। और याद करें मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, जिनको आप सीव ट्यूब सेल्स भी कह सकते हैं, इनके साथ ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसके जरिए कनेक्टेड होते हैं। ये जो कंपेनियन सेल्स हैं स्टूडेंट्स, इनका काम क्या होता है? देखिए नाम से जाहिर है कंपेनियन सेल्स मतलब ये दोस्त सेल्स हैं, ये हमदर्द हैं किसके? सीव ट्यूब एलिमेंट्स के। ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स को एटीपी भी फराहम करते हैं और प्रोटीन्स भी फराहम करते हैं ताकि वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि यहाँ से ये जो सक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है कंपेनियन सेल्स में। और कंपेनियन सेल्स में स्टूडेंट्स जब ट्रांसफर होता है ना, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ज़हन में रखें स्टूडेंट्स, ये जो रेड कलर का आपको एरो नजर आएगा ना, एक आपको यहाँ पे नजर आएगा और एक रेड एरो आपको यहाँ पे नजर आएगा। जहां पे ये जो रेड एरो आपको नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, एटीपी को इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूल्स को मूव करवाया जा रहा है। और आपको पता है कि एटीपी को कब इस्तेमाल किया जाता है? जब मॉलिक्यूल्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेकर जाना हो, तब एटीपी का इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं उनको कंपेनियन सेल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मूव करवाया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स कंपेनियन सेल से ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसके जरिए ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि जैसे जैसे ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर दाखिल होते जाएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सोल्यूट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ज्यादा हो जाएगी। तो जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो पानी है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होने लग जाएगी। तो अब होगा ये कि स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो करीब पड़े जाइलम से जो पानी है वो ऑस्मोसिस के जरिए मूव करेगा। किस प्रोसेस के जरिए स्टूडेंट्स? ऑस्मोसिस के जरिए मूव करेगा। ऑस्मोसिस की डिटेल भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है वो पढ़ा दी थी। ऑस्मोसिस एक ऐसा अमल होता है जिसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस जो है वो उसकी 3 डेफिनेशंस मैंने आपको कवर करवाई थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अगर आप लोगों ने ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं समझा तो आप उस लेक्चर को देख के समझ सकते हैं। तो उसमें से एक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से पानी लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑस्मोसिस के जरिए पानी जो है वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर दाखिल हो जाता है। अब स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे पानी दाखिल हो जाएगा तो पानी के अंदर ये सक्रोज के मॉलिक्यूल्स हल हो जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा क्या कि यहाँ पे एक हाई प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाएगा और ये जो हाई प्रेशर है स्टूडेंट्स ये फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। अब ये जो दरमियान में स्टूडेंट्स आपको सीव नजर आ रही है, जाली नजर आ रही है, ये इस प्रेशर को, ये जो वाटर का प्रेशर है, ठीक है, जिसको आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को जो है ये मजीद ज्यादा कर देंगी। कौन? जालियां। और इस ज्यादा प्रेशर के नतीजा में जो फूड है वो ज्यादा इफेक्टिवली आगे क्या करेगा? मूव करेगा। अब स्टूडेंट्स जब ये जो फूड है ये उस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा जहां पे उसने जाके स्टोर होना है या फिर इस्तेमाल होना है, तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखें वो पॉइंट जहां पे फूड ने जाके स्टोर या इस्तेमाल होना है इसको हम सिंक कहते हैं। वहां पे जहां पे खुराक बनती है उसको हम सोर्स कहते हैं और जहां पे खुराक जखीरा होनी है उसको हम सिंक कहते हैं। अब स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पे खुराक पहुंचेगी तो होगा क्या कि ये जो सक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स इसको यहाँ से उठा के आगे भेज दिया जाएगा सिंक के अंदर। अब स्टूडेंट्स ये कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे देखें जो सक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जो है वो किसके अंदर दाखिल होंगे? कंपेनियन सेल्स के अंदर दाखिल होंगे। फिर कंपेनियन सेल्स से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, किसके जरिए स्टूडेंट्स? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इनको आगे इस फ्रूट के अंदर मुंतकिल कर दिया जाएगा जिसके अंदर फूड ने स्टोर होना है। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि जब यहाँ पे जो सक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे जब सिंक के अंदर स्टोर हो गए तो यहाँ पे सक्रोज की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जैसी कम होगी तो ऊपर से पानी तो आ रहा था ना, अब देखें पानी यहाँ से आया, अब सक्रोज की कंसंट्रेशन कम हुई तो पानी की कंसंट्रेशन पहले से भी ज्यादा हो जाएगी। तो होगा ये कि जो इजाफी पानी है वो यहाँ से दोबारा ऑस्मोसिस के जरिए जो है वो जाइलम के अंदर मूव कर जाएगा। ये वाला हाई प्रेशर वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे लो प्रेशर है, हाई प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर। प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये जो फूड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है मैकेनिज्म को हम नाम प्रेशर
इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा वाइडली, बड़े पैमाने पे एक्सेप्टेड, कबूल की जाने वाली एक्सप्लेनेशन, वजाहत है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स इन प्लांट्स थ्रू फ्लोएम। पौधों में फ्लोएम के जरिए जो शुगर्स की ट्रांसपोर्ट है उसके हवाले से जो सबसे ज्यादा कबूल की जाने वाली वजाहत है वो प्रेशर फ्लो थ्योरी है। प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है स्टूडेंट्स, इसको हम मास फ्लो हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस जो है ये तो एक फर्जी स्टेटमेंट को कहते हैं, और थ्योरी जो है वो बाकायदा तब होती है जब एक हाइपोथेसिस को आगे डिडक्शन बनती है, फिर उससे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और फिर एक्सपेरिमेंट्स अगर सही साबित हो जाएं तो फिर थ्योरीज आगे बनती है। तो इसको मास फ्लो हाइपोथेसिस क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको इसकी डिटेल जो है वो बताता हूँ। स्टूडेंट्स हुआ ये था कि जब शुरू में एक साइंटिस्ट जिसका नाम है अर्नस्ट मंच, क्या नाम है स्टूडेंट्स, अर्नस्ट मंच, इन्होंने 1930 के अंदर जो है वो इस थ्योरी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। जब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ उनकी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर था। उनके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है वो नहीं था, कोई ऐसा प्रूफ नहीं था उनके पास जिसकी वजह से वो अपनी इस बात को जो है वो सही साबित कर सके। अब स्टूडेंट्स चूंकि इनका ये जो हाइपोथेसिस थी, जो फर्जी स्टेटमेंट थी, ये बड़े पैमाने पे बल्क के अंदर, बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर खुराक को जो है वो सोर्स से लेती थी और सिंक तक मुंतकिल कर देती थी। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से इसको मास फ्लो हाइपोथेसिस कहा जाता था। यहाँ पे देखें प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है इसको मास फ्लो हाइपोथेसिस कहा जाता है बिकॉज क्योंकि इट डिस्क्राइब्स, ये वजाहत करती है द मूवमेंट ऑफ सैप। सैप किसे कहते हैं स्टूडेंट, सैप कहते हैं मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स को। अब देखिए पानी है और पानी के अंदर सक्रोज के मॉलिक्यूल्स हल हुए हैं ना, तो इसको हम सैप कहते हैं, ठीक है। तो जो वाटर और सक्रोज के मॉलिक्यूल्स का जो सोल्यूशन है जिसको यहाँ पे सैप का नाम दिया जा रहा है, वो जो सैप है उसकी मूवमेंट होती है इन प्लांट्स के अंदर एज अ बल्क फ्लो। बल्क फ्लो से मुराद ये है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है वो फ्लो होता है, इसी वजह से इसको मास फ्लो का नाम दिया गया। क्योंकि शुरू में ये सिर्फ एक फर्जी स्टेटमेंट थी, इसकी वजह से इसको हाइपोथेसिस कहा जाता था। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो काफी सारी चीजें जो है वो इसके हक में आई, तो इसी वजह से बाद में इसको जो है वो थ्योरी का स्टेटस दे दिया गया और बाद में इसको प्रेशर फ्लो थ्योरी कहा जाने लगा। तो आपने इसको ज़हन में रखना है कि प्रेशर फ्लो थ्योरी को मास फ्लो हाइपोथेसिस क्यों कहा जाता है। हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि एक फर्जी स्टेटमेंट था जो कि शुरू में, जो कि सिर्फ एक ख्याल था, उनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था इसको सही साबित करने के लिए, इसी वजह से इसको हाइपोथेसिस कहा गया। और ये मैस में, मैस से मुराद है बल्क में, काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो जो सैप है, जो मिक्सचर है वाटर और सक्रोज का, उसको फ्लोएम के जरिए ट्रांसफर करवाता था, इसी वजह से इसको मास फ्लो हाइपोथेसिस कहा जाने लगा। अब स्टूडेंट्स अगर वो आपसे कहे कि प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है वो क्या कहती है, तो आपने फिर स्टेटमेंट की हेडिंग दे के फिर लिखना है ये वाला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। बेटा ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। कि अब यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन का ये जो अमल है, किसकी ट्रांसलोकेशन का स्टूडेंट, जाहिर सी बात है शुगर की ट्रांसलोकेशन का, फूड के ट्रांसलोकेशन का। ये क्या करते हैं, मूव्स, हरकत करवाते हैं शुगर को। शुगर से मुराद क्या है यहाँ पे, प्लांट के अंदर जो फूड तैयार हो रही है वो कहाँ से, फ्रॉम द सोर्स। सोर्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, वो पॉइंट जहां पे फूड तैयार हो रही है, फूड बन रही है, उसको हम सोर्स कहते हैं, ठीक है। फूड स्टूडेंट्स और या शुगर्स, बात एक ही है। आप फूड भी कह सकते हैं और शुगर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट है उसके अंदर जो फूड है वो शुगर्स की शक्ल में जो है वो तैयार हो रही है, इसी वजह से वो शुगर्स का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है और कहीं पे वो फूड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। तो वो कह रहा है कि जो खुराक की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली है वो क्या करती है स्टूडेंट्स, ये शुगर्स को मूव करवाती है सोर्स से। सोर्स क्या है, वो पॉइंट जहां पे ये तैयार होते हैं, वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड, और कहां पे सोर्स से कहां पे मूव करवाती है, टू द सिंक, सिंक की तरफ। सिंक क्या है स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है जहां पे दे आर कंज्यूम्ड और स्टोर्ड, जहां पे इन शुगर्स ने या तो इस्तेमाल होना है या फिर जखीरा होना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन का, ये शुगर्स को सोर्स से सिंक की तरफ क्या करवाता है, मूव करवाता है। अब स्टूडेंट्स आगे जो है वो नोट की हेडिंग देके आप ये लिखेंगे कि दिस थ्योरी जो है इसको प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम है अर्नस्ट मंच, और कब किया था, 1930 के अंदर। तो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद वो कहते हैं कि दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी है स्टूडेंट्स, ये रिलाइज, रिलाइज का मतलब है ये बुनियाद है ऑन द प्रिंसिपल, असूल के ऊपर, किसके ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द सोर्स एंड सिंक रीजन्स। सोर्स और सिंक के रीजन जो हैं स्टूडेंट्स, इनके दरमियान ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो फूड है वो मूव करता है। तो ये जो थ्योरी है ये उसी ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस के ऊपर क्या करती है स्टूडेंट्स, बेस करती है। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का लफ्ज है ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है।
एक लफ्ज स्टूडेंट्स आपने पढ़ा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसको हम सल्यूट पोटेंशियल का नाम भी देते थे, जो कि हमने जब वाटर पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ा था वहां पे हमने उसको डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर लफ्ज है इसको आपने ऑस्मोटिक पोटेंशियल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है उसको हम सल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, वो एक डिफरेंट चीज है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक डिफरेंट चीज। तो स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई है, आप लोगों ने इस डेफिनेशन को लाजमी तौर पे जो है वो याद रखना है। और ऑस्मोटिक प्रेशर की इस डेफिनेशन को ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो इससे अलग रखना है, ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल को कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की जो डेफिनेशन है जो कि इस टॉपिक के हवाले से मैंने जो है वो मॉडिफाई की है, आप लोगों ने इस डेफिनेशन को देखना है। ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द वाटर अट्रैक्टिंग फोर्स, ये पानी को खींचने वाली कुव्वत है जो कि प्रोड्यूस होती है किसके जरिए? डिजोल्व सोल्यूट्स, हलशुदा सोल्यूट्स के जरिए। सोल्यूट क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको पता है कि एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम सोल्यूट कहते हैं, एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं। सोल्यूशन के अंदर वो चीज जो कम मिकदार के अंदर पाई जाती है उसे हम सोल्यूट कहते हैं, और वो चीज जो ज्यादा मिकदार के अंदर होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर है और सोल्यूट क्या है? सक्रोज है। तो अब स्टूडेंट्स होता ये है, अब फर्ज करें कि वो पॉइंट है सेव ट्यूब एलिमेंट का जिसमें सक्रोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सोर्स से मूव कर रहे हैं, और ये वो वाला पॉइंट है सेव ट्यूब एलिमेंट का जहां से सक्रोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंक के अंदर चले गए हैं। अब यहाँ पे सक्रोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सोर्स से मूव करके आए हैं, तो यहाँ पे सक्रोज के मॉलिक्यूल्स क्या हैं स्टूडेंट्स? ज्यादा हैं। जैसे ही सक्रोज के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पानी को खींचने वाले जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स होगा ये कि वाटर अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। तो जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो स्टूडेंट्स करीब पड़े जाइलम से पानी यहाँ पे मूव करेगा, और जैसे ही पानी यहाँ पे मूव करेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मूवमेंट है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे जब सक्रोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंक के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पे सक्रोज के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो जाएगी, तो पानी की खींचने वाली जो कुव्वत है वो भी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स? वो डिक्रीज हो गया है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से जो पानी था वो किस में चला जाएगा? जाइलम के अंदर चला जाएगा। और जब जाइलम के अंदर पानी चला जाएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वाटर का जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। तो स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक के अंदर दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो मैंने अभी आपको बताया कि जो थ्योरी है ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस के ऊपर रिलाय करती है, और दूसरा स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो सक्रोज है ये जो वाटर पोटेंशियल डिफरेंस है, पानी के पोटेंशियल के अंदर जो फर्क है इसकी वजह से जो है वो मूव करती है। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। अब स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर जो है फूड की ट्रांसपोर्ट के हवाले से 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनकी हेडिंग्स नहीं दी हुई, लेकिन मैंने जो है उनकी हेडिंग्स दे दी हैं। आप लोगों ने इन्हीं हेडिंग्स के साथ जो है वो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। अब स्टूडेंट्स इन हेडिंग्स के अंदर क्या है, आए हम एक एक करके इन हेडिंग्स की जो है वो डिटेल को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो स्टेप है वो है ग्लूकोज का सक्रोज के अंदर कन्वर्ट होना। स्टूडेंट्स आपको पता है कि लीफ जो है ये सोर्स है जहां पे खुराक बन रही है। अब लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के नतीजा में ग्लूकोज बनती है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज है इसको ग्लूकोज को अपनी असली शक्ल के अंदर कभी भी फ्लोएम के जरिए से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है स्टूडेंट्स ये एक रिएक्टिव शुगर है, तो लाजमी है कि इसको किसी एक ऐसे शुगर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए जो कि नॉन रिएक्टिव है, ताकि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट ना करे और वो आराम से उस जगह पर पहुंच जाए जहां पे जाके उसने स्टोर होना है या उसने इस्तेमाल होना है। तो स्टूडेंट्स इस मकसद के लिए क्या किया जाता है कि ये जो ग्लूकोज है इसको सक्रोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स? आए हम इसको देखते हैं। वो कहता था ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स जो हैं वो पत्ते के अंदर ये वो सेल्स हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है। जब फोटोसिंथेसिस के नतीजा में इनमें ग्लूकोज बनती है तो वो सबसे पहले अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स? उस ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं। रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स आपको पता है ये वो अमल है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है और उससे जो एनर्जी निकलती है स्टूडेंट्स उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मेसोफिल सेल्स जो खुराक ये बनाएंगे उसको अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर जो इजाफी ग्लूकोज बनेगी उस इजाफी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा
नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर से मुराद ये है स्टूडेंट्स कि एक ऐसी शुगर है जिसकी रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। रिडक्शन की आपने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो सक्रोज है स्टूडेंट्स, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसके अंदर ना आप हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, ना इसके अंदर से आप ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं, और ना इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जो इजाफी ग्लूकोज है उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर सक्रोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स ये कन्वर्टिंग कैसे होती है, ये सबसे पहले देखिए, ये जो रिएक्शन है आपको फोटोसिंथेसिस का नजर आ रहा है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बनती है। अब स्टूडेंट्स ये जो ग्लूकोज है ना, इसको एंजाइम की मदद से इसी के एक आइसोमर जिसका नाम है फ्रक्टोज, इसमें कन्वर्ट किया जाता है। फिर जब फ्रक्टोज बन जाता है तो फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के सक्रोज बनाया जाता है, और यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब स्टूडेंट सक्रोज की जो फॉर्मेशन है ये हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ी थी, यहाँ पे मैंने आपको जो है वो इसका मुख्तसर सा आइडिया जो है वो दे दिया है। अब स्टूडेंट्स जब यहाँ पे सक्रोज बन जाएगी तो होता क्या है कि सक्रोज यहाँ पे बनती है, और कंपेनियन सेल्स जो कि साथ ही पड़े हुए हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर जो है वो ऐड होती जाती है। अब स्टूडेंट्स होता यह है कि यहाँ पे सक्रोज का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब फिर जब कंपेनियन सेल से मजीद सक्रोज को यहाँ पे डालना है तो स्टूडेंट्स हमें जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मुराद ये है कि यहाँ पे सक्रोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, तो जब चीज को कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ भेजना होगा तो हमें एटीपी यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लांट को भी एटीपी का इस्तेमाल करना पड़ता है जब वो सक्रोज को मेसोफिल सेल से कंपेनियन सेल्स के अंदर भेजता है। तो स्टूडेंट्स हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जाती है किसकी, सक्रोज की मेसोफिल सेल से कंपेनियन सेल्स में भेजने के लिए। जब कंपेनियन सेल्स के अंदर सक्रोज आ जाती है तो आपको ये भी पता है, आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि जो कंपेनियन सेल्स हैं ये इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कनेक्टेड होते हैं, मुंसलिक होते हैं। अब यहाँ से जो सक्रोज है इन छोटे छोटे सुराखों के जरिए सिंपल डिफ्यूज होती है। डिफ्यूज से मुराद ये है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बगैर एनर्जी के इस्तेमाल की सक्रोज क्या करती है, मूव करती है। तो मेसोफिल सेल से कंपेनियन सेल्स के अंदर स्टूडेंट सक्रोज की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर जो सक्रोज है इसकी डिफ्यूजन होती है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। तो स्टूडेंट्स आए हम इसी को देखते हैं। वो कहते हैं सक्रोज इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मेसोफिल सेल्स। जो सक्रोज है इसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसका मतलब ये कि एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इसको मूव करवाया जाता है। कहां से, मेसोफिल सेल से मूव करवाया जाता है, किसमें, कंपेनियन सेल्स में। किसके कंपेनियन सेल्स में, फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स में। अब कंपेनियन सेल्स से मुराद स्टूडेंट्स, कंपेनियन का मतलब भी क्या होता है, दोस्त, हमदर्द। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि कंपेनियन सेल्स जो हैं ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स को एटीपी भी प्रोवाइड करते हैं और इनको प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। तो सक्रोज जो है उसको मेसोफिल सेल से कंपेनियन सेल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाता है। फिर फ्रॉम हेयर, हेयर से मुराद है कि कंपेनियन सेल से जो सक्रोज है वो डिफ्यूज करती है। डिफ्यूज से मुराद ये है कि डिफ्यूजन के जरिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के जरिए सीव ट्यूब्स के अंदर मूव करती है। कैसे, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये चैनल्स होते हैं दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान, सेल वॉल्स जो है इनके दरमियान रास्ते होते हैं। फर्ज करें कि ये मेसोफिल एक ये मेसोफिल सेल है, ये कंपेनियन सेल है, और ये सीव ट्यूब एलिमेंट है। अब यहाँ पे कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट के दरमियान ये जो रास्ता है ना इनकी सेल वॉल के दरमियान, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। सो इस तरह से द कंसंट्रेशन ऑफ सक्रोज इन सीव ट्यूब राइजेस। अब स्टूडेंट्स जब यहाँ पे होगा क्या कि जब यहाँ से जो सक्रोज है वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे सक्रोज की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। और स्टूडेंट्स ये जो सक्रोज है ये वाटर के मॉलिक्यूल को जो है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है। आपने ध्यान में रखना है कि इसकी रिडक्शन नहीं होती, अलबत्ता ये पानी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट जरूर करता है। अब स्टूडेंट जैसे ही सक्रोज जो है वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू होती है तो यहाँ पे पानी को खींचने वाली फोर्स जो है वो ज्यादा होती है। तो वाटर अट्रैक्टिंग फोर्स जो है वो उसको हम क्या कहते थे, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम देते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। अब चूंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, पानी को खींचने वाली कुव्वत ज्यादा है, इसी वजह से करीब पड़े जाइलम से जो पानी है वो यहाँ पे मूव करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मूव करता है। अब जब पानी यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा तो जहन में रखें पानी की जो मूवमेंट है वो हमेशा ऑस्मोसिस के जरिए होगी। किसके जरिए होगी स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस के जरिए होगी। तो पानी यहाँ से यहाँ पे ऑस्मोसिस के जरिए मूव करेगा। अब स्टूडेंट जैसे ही पानी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल भी ज्यादा हो गया।
अब स्टूडेंट्स जब वो पानी का मॉलिक्यूल सक्रोज को अपने अंदर हल कर लेगा तो यहाँ पे ये जो पानी का प्रेशर है ओवरऑल वो ज्यादा हो जाएगा। तो अब ये वाला जो पानी का प्रेशर है ना, इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स ये जो इसके दरमियान जालियां लगी हुई है ना, ये क्या करती हैं स्टूडेंट्स, ये इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मजीद ज्यादा कर देती हैं। आपको पता है कि जो प्रेशर है ना वो किसके बराबर होता है, वो फोर्स ओवर एरिया के बराबर होता है। अगर स्टूडेंट्स आप प्रेशर और एरिया के अंदर ताल्लुक देखें तो प्रेशर और एरिया का जो है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। जब स्टूडेंट्स एरिया जो है सीव ट्यूब्स की वजह से एरिया जो है वो कम हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स जो वाटर का प्रेशर है जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह रहे हैं, इन सीव ट्यूब्स की वजह से मजीद ज्यादा हो जाता है और वाटर जो है वो प्रेशर के साथ सक्रोज को लेके मूव करता है। कहाँ पे, सिंक की तरफ मूव करता है। सिंक की तरफ क्यों मूव करते हैं, क्योंकि सिंक में खुराक ने या तो स्टोर होना है या कंज्यूम होना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ड्यू टू हायर सक्रोज कंसंट्रेशन, सक्रोज की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है किसके अंदर, सीव ट्यूब्स के अंदर। तो वाटर जो है वो क्या करता है, मूव्स करता है इनटू देम। सीव ट्यूब्स के अंदर वाटर मूव करता है किसके जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए, फ्रॉम नियर बाय जाइलम ऑफ लीफ, पत्ते के अंदर मौजूद जो करीबी जाइलम है। यहाँ पे देखें ये नियर बाय जाइलम है, यहाँ से वाटर जो है वो क्या करता है, यहाँ पे मूव करता है। कब, जब यहाँ पे सक्रोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू होती है। इट रिजल्ट्स, इसके नतीजा में क्या होता है स्टूडेंट्स, एन इंक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल के अंदर इंक्रीज आता है। वाटर पोटेंशियल से क्या मुराद है, पानी के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। हम पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो कवर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स सीव ट्यूब्स का वो एंड जो कि सोर्स के पास है, अगर आप यहाँ पे देखें ना इस पिक्चर से अगर आप देखें तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये उसका वो एंड है जो कि सोर्स के करीब है, और ये इसका वो एंड है जो कि सिंक के करीब है। तो उसका वो एंड जो कि सोर्स के करीब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता क्या है कि वाटर का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाता है। कैसे ज्यादा होता है, पत्ते के अंदर करीब पड़े जाइलम से जब पानी यहाँ पे ऑस्मोसिस के जरिए मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें क्या होता है, अब जब प्रेशर के साथ जो सक्रोज है वो सिंक तक पहुंच जाती है तो अब स्टूडेंट्स सिंक की जो है, सिंक के अंदर फूड ने या कंज्यूम होना है या स्टोर होना है। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एट द सिंक एंड, सिंक के किनारे पर जो शुगर है, शुगर से मुराद क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सक्रोज है, इज एक्टिवली अनलोडेड, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अनलोड किया जाता है। अनलोड करने से मुराद है कि उसको उतारा जाता है, उसको सिंक के अंदर भेजा जाता है। कहां से, सीव ट्यूब से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे होता क्या है, स्टूडेंट्स सिंक जो है वो प्लांट के अंदर कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है जहां पे जो ग्लूकोज है या तो उसने सक्रोज जो है उसने या तो स्टोर होना है या उसने यूज होना है। अब स्टूडेंट्स प्लांट के कुछ हिस्से में होता क्या है कि कंपेनियन सेल्स जो हैं वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ मौजूद होते हैं और कुछ हिस्सों में मौजूद नहीं होते। अब स्टूडेंट्स फर्ज करें यहाँ पे अगर कंपेनियन सेल्स मौजूद नहीं है तो होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ से ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है ना, यहाँ से जो सक्रोज है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए डायरेक्ट सिंक के अंदर भेजा जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए डायरेक्ट किसके अंदर भेजा जाएगा, सिंक के अंदर भेजा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वो लाइन है जो कि आपके बुक के अंदर लिखी हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स वो जगह जहाँ पे ये कंपेनियन सेल्स होते हैं, जैसे कि इस केस में आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे होता ये है कि ये जो सक्रोज के मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट्स, ये इन प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए कंपेनियन सेल्स के अंदर आते हैं, फिर कंपेनियन सेल्स से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आगे इनको सिंक के अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट एरो आपको नजर आ रहा है ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंपेनियन सेल से सिंक के अंदर हो रही है। लेकिन आपकी बुक के अंदर उसने लिखा हुआ है कि सीव ट्यूब एलिमेंट से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सिंक में भेजा जाता है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये उस जगह पे दुरुस्त है जहां पे सीव ट्यूब एलिमेंट्स और सिंक के दरमियान कंपेनियन सेल्स मौजूद नहीं होते। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। सिंक के एंड पे जो शुगर है उसको एक्टिवली अनलोड किया जाता है सीव ट्यूब से। अब बच्चों जैसे ही यहाँ से जो है वो क्या होगा, शुगर निकल कर जो है वो यहाँ पे चली जाएगी तो सक्रोज का लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जैसे ही सक्रोज कम होगी तो पानी को खींचने वाली जो कुव्वत है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जैसे ही वाटर अट्रैक्टिंग फोर्स कम होगी तो आप ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इजाफी पानी है वो दोबारा करीब पड़े जाइलम जहां से वो आया था वहां पे वापस ऑस्मोसिस के जरिए चला जाएगा। तो जैसे ही पानी यहाँ से जाएगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद भी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑस्मोटिक, जहाँ पे जो वाटर का पोटेंशियल है ना वो क्या हो गया है, कम हो गया। पहले सक्रोज निकला सिंक के अंदर गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने के नतीजा में वाटर यहाँ से निकलकर जाइलम में गया तो अब वाटर का पोटेंशियल भी कम हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल कम है। तो वाटर जो है स्टूडेंट्स वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। और सक्रोज जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व हुई होती है तो वो अपने साथ सक्रोज को भी लेके आता है ताकि उसको सिंक तक जो है वो मुंतकिल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें
द एग्जिट ऑफ वाटर, पानी का बाहर निकलना, लोअर्स द वाटर पोटेंशियल एट द सिंक एंड। जैसे ही पानी बाहर निकलता है तो सिंक के किनारे पर जो वाटर का पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। सो इसलिए देयर इज हाई वाटर पोटेंशियल एट द सोर्स, सोर्स पे वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होता है, वाइल अ लोअर वाटर पोटेंशियल एट द सिंक एंड, जबकि सिंक के किनारे पे वाटर का पोटेंशियल कम होता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है, वो कहते हैं द डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल, पानी के पोटेंशियल के अंदर ये जो फर्क है। वाटर पोटेंशियल का क्या मतलब है, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अब जाहिर सी बात है जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। तो वाटर पोटेंशियल सोर्स पे ज्यादा है, सिंक पे कम है। अब ये जो फर्क है ये सबब बनता है किसका, वाटर का, कि वो फ्लो करे, वो बहे सोर्स से सिंक तक। अब चूंकि ये जो सक्रोज है ये पानी के अंदर हल हुई होती है, इट इज कैरिड, ये भी चली जाती है अलोंग साथ फ्रॉम सोर्स, सोर्स से टू सिंक, सिंक तक अलोंग विद द वाटर, पानी के साथ। तो चूंकि जो सक्रोज है वो पानी के अंदर हल हुई होती है, इसी वजह से जो सक्रोज है वो पानी के साथ सोर्स से सिंक तक ट्रैवल कर जाती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आपने इस डायग्राम को जो है वो अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। सिंपल आप एक ट्यूब की शक्ल में जाइलम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आपने फ्लोइम, इसके अंदर ये जो सी प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं ये भी आपने ड्रॉ करनी है, लीफ भी ड्रॉ करना है, इसको आपने इसी तरह से लेबल करना है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो डायग्राम जो है वो आपने मस्ट ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।